चावड़ी बाजार एक ऐसी जगह है, वहाँ और कोई साधन है ही नहीं। वहाँ पैदल ही जा सकता आदमी या रिक्शा से जा सकता है। तो वहाँ तो मेट्रो की बहुत ज़्यादा जरूरत है। सड़क पे मेट्रो बनाने के लिए खुदाई करते हैं, 60 फीट नीचे तक जाते हैं, तो उसके पास की जो बिल्डिंग है वो थोड़ी डैमेज हो सकती है, सेटलमेंट होते हैं, तो जो भी हो सकता था वो वहाँ हुआ। तो कोलकाता मेट्रो के एग्जाम्पल की वजह से जब दिल्ली में आप आए तो लोगों में एंथुजियाज्म कम था और डर ज़्यादा था। हाँ। लेकिन वो जो एक्सपीरियंस है वहाँ का, वो खराब एक्सपीरियंस तो है, पर बहुत वैल्यूएबल है। हमारे पास ऑप्शन नहीं था, हमने लेट शुरुआत की जी। जो मेट्रो की शुरुआत हमारी बहुत पहले होनी चाहिए थी, हमने वो की नहीं। एपिसोड 2 में आज क्या है? एपिसोड 2 में है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, कुछ और कमाल की कहानियाँ। सस्टेनेबिलिटी के लिए हमने क्या किया सर? पॉल्यूशन कम हो, हमारे सारे जो ट्रक का मूवमेंट है रात में हो, सारी ट्रक जो मिट्टी वाले हैं वो भर के कवर होके जाएं। हमारा एक पैसेंजर जब 1 किलोमीटर मेट्रो में ट्रैवल करता है तो 10 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड वो बचाता है। हमने रियलाइज किया कि हमारे स्टेशन की क्षति इतनी है, हमने सब पे सोलर पैनल लगा और आज की डेट में हम लगभग 50 मेगावाट दिल्ली में सोलर चेन बना लेते हैं। तो ये भी एक भ्रम है। बहुत लोग सोचते हैं कि कोच जापान से आया है, ऐसा नहीं है। दिल्ली मेट्रो के 90% कोच जो हैं इंडिया में ही बने। ये जिस दिन हो जाएगा हम देश में सिग्नलिंग सिस्टम में सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। एक और आपने देखा होगा, अभी हम स्टेशन के नेमिंग राइट्स देते हैं, वो भी बड़ा अच्छा स्ट्रीम है, बहुत अच्छा उससे ऑन एन एवरेज 1 करोड़ पर ईयर मिलता है एक स्टेशन से। हाँ। आपका करियर सर, मुझे लगता है कि इंडिया में एक ऐसा करियर है जो स्टडी किया जाना चाहिए, बिल्कुल पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि आई एम श्योर जब लोग पॉडकास्ट देखेंगे जो इंजीनियर्स हैं वो तो इंस्पायर होंगे, बाकी के लोग भी बहुत ही प्रेरित होंगे सर। दिल्ली मेट्रो का पार्ट 1 देख के आपको मज़ा आ गया होगा। कितना कुछ जानने को मिला, चावड़ी बाज़ार के बारे में, नए स्टेशंस के बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में। एपिसोड 2 में आज क्या है? एपिसोड 2 में है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, कुछ और कमाल की कहानियाँ। पार्ट 2 के अंदर आप आइए और इसका लुफ्त उठाइए। तो हम चलेंगे पार्ट 2 की तरफ। आइए हमारे साथ और देखिए दिल्ली मेट्रो पार्ट 2। तो फर्स्ट रियलाइजेशन जो मैं बता रहा हूँ, दिल्ली मेट्रो हुआ और उसके बाद तो जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन हुआ और अब तो आप स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं जी। आप 1950s में, 60s में, 70s में सिटीज ही कोई नहीं जा रहे थे। पॉलिटिशियन स्मार्ट सिटी नहीं कह सकता था या अर्बन रिन्यूअल मिशन की बात नहीं कर सकता था, क्योंकि वो सिनेरियो ही ऐसा था। उनके लिए दिक्कत हो जाएगी अगर वो करेंगे तो। ये होने के चलते हमारी जो रिक्वायरमेंट सडनली इतनी बढ़ गई, पॉपुलेशन इतनी बड़ी सिटीज़ की। अभी भी आप जो इकोनॉमिक्स के या उसके स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि जो अर्बन सेंटर्स हैं, सिटीज़ हैं, वो ग्रोथ के सेंटर हैं, ग्रोथ के इंजन हैं। करेक्ट। हाँ। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे सिटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़े, अर्बनाइजेशन बहुत बढ़ा, पर उतनी स्पीड से उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं बढ़ा। और एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मोबिलिटी है। करेक्ट। ट्रांसपोर्टेशन है। बिल्कुल। ऑन दी अदर हैंड प्राइवेट व्हीकल्स बढ़ गए, जैसे मैंने अभी बताया, अवेलेबिलिटी, बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कुछ थिंकिंग नहीं आया, क्योंकि वही अर्बनाइजेशन पे कुछ सोचा नहीं गया, ज़्यादा डेवलपमेंट। ये फर्स्ट रियलाइजेशन वो मैं बता रहा हूँ दिल्ली मेट्रो से। तो हमारे पास जब भी ये क्वेश्चन कहीं पूछते तो हम ये कहते हैं हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमको जल्दी करना ही है, 20 साल में बनानी है, हमको कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास में। तो इस तरह से ये सारी जर्नी हुई। सर, जो काम दुनिया भर में 100 साल में हुआ आपने 20 साल में किया, तो जब आप लोगों ने इस काम को 20 साल में किया तो किस तरह का आप लोग का वर्क कल्चर रहा, किस तरह से आप लोगों ने, मुझे ये तो समझ में आ गया कि दिन रात मेहनत चली है सर, इसके ऊपर दिन रात मेहनत चली है। और चैलेंजेस सर, आई एम प्रीटी श्योर कि जब लंदन में बन रही थी या जापान में बन रही थी, वहाँ चावड़ी बाजार नहीं होगा मेरे ख्याल से, इतना केओटिक तो माहौल नहीं रहा होगा। तो उस टाइम पे आप लोग क्या कर रहे थे सर, वो चीज़ों से आप लोग कैसे डील कर रहे थे, वो वर्क कल्चर क्या था आपका? आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि आप इस तरह के काम जितना जल्दी कर लो उतना आसान है जी। जितनी आप देर करोगे, अब आप देखिए किसी रोड के अलोंग अगर आपका ऑलरेडी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, जहाँ मेट्रो की ज़रूरत है, तो वहाँ वैसे ही पैर रखने को जगह नहीं, वहाँ आप अपनी क्रेन कैसे लाओगे, काम कैसे करोगे। वही काम अगर 10 साल पहले कर लिया होता तो वहाँ रोड पे इतना ट्रैफिक ना होता, आप शायद आसानी से कर लेते, आपको स्पेस मिल जाता करने का। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी सिटी के अंदर में स्पेस, और खासकर से वहाँ जहाँ आप मेट्रो बनाने जा रहे हैं, मेट्रो आप बनाए वहाँ रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजेशन है। तो ये सबसे बड़ा एक बहुत भारी चैलेंज था।
तो हमने उसके लिए ये डिसाइड किया कि भाई हम ऐसी टेक्नोलॉजी अपनाएंगे जहां हमको स्पेस कम चाहिए, स्पेस की कम जरूरत हो। तो आपने उससे पहले देखा होगा दिल्ली में या और भी जगह, पता नहीं आपको याद होगा नहीं होगा या उस टाइम का, उन दिनों एक फ्लाईओवर बनने में और एक एक ब्रिज बनने में 10-10 साल लगा करते जी, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी नहीं थी जी। वो नीचे से वो प्रॉप लगा के साइट पे ले जाके कंक्रीट ढाल के वो क्या करते थे। सबसे पहला काम हमने ये किया कि जो एलिवेटेड कंस्ट्रक्शन है उसकी टेक्नोलॉजी हम ऐसी लेके आएंगे जो फास्ट हो और उसका जो मेजर वर्क है वो साइट पे ना हो, वो कहीं दूसरी जगह हो। वहां से हम बना के लाएं, कास्टिंग करके लाएं, यहाँ लाके उसको जोड़ते जाएं। जो कि उसके बाद से हर जगह हुआ, जहाँ भी एलिवेटेड काम हुआ वहां पे ये काम हुआ। वो अब देखिए हाईवे में भी वो हो रहा, रोड्स में भी हो रहा। बट दिल्ली मेट्रो ने पहली बार ये शुरुआत की। सबसे पहले काम दिल्ली मेट्रो ने किया। हाँ, दिल्ली मेट्रो ने ये टेक्नोलॉजी लेके आए और शुरुआत हुई यहाँ इसकी। ऐसे ही अंडरग्राउंड की बात है ना। अगर आप कलकत्ता की बात करें तो कलकत्ता की सारी जो लाइन है करीब 80% वो कट एंड कवर से बनाई गई थी। कट एंड कवर का मतलब ये है कि आप गड्ढा खोदिए जी और उसके अंदर बनाइए, कंस्ट्रक्शन करिए और फिर से उसको ढक दीजिए। मतलब आप नीचे उतरिए। हाँ, पहले नीचे जाइए, कंस्ट्रक्शन करिए और आप तब इसका मतलब क्या, आपको स्पेस बहुत चाहिए। जो जगह जहां आपको मेट्रो बनानी है सारी ऑक्यूपाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है सर, वहां और कुछ नहीं हो सकता। आपको सरफेस लेवल पे भी उतना ही जगह आपको पूरी चाहिए। हमने यहाँ डिसाइड किया हम जाएंगे जो मॉडर्न टनल बोरिंग मशीन्स हैं, एक जगह उतारेंगे, वो अंदर अंदर करती हुई जाएगी और दूसरी जगह निकलेगी। ठीक। तो जो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल रहा ये डिसाइड करने में कि हम कैसे इसको इस तरीके से काम करें कि स्पेस कम से कम लगे। और जो और सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिटी के अंदर होती है कि वो ट्रैफिक डाइवर्सन। अब फिर भी जहाँ जहाँ आप स्टेशन बनाएंगे, जहाँ टनल बोरिंग मशीन निकलेगी, वो स्पेस तो आपको चाहिए। बिल्कुल। तो आप जो है रोड को ऑक्यूपाई करने से पहले अल्टरनेटिव ट्रैफिक के रूट तैयार करिए। ठीक। तो हमने वो स्टडी की और सारे ट्रैफिक डाइवर्सन्स और काम शुरू करने से पहले हम मॉकअप डाइवर्सन करते थे। ये कैसे होता है सर? मॉकअप डाइवर्सन का क्या मतलब हुआ? मॉकअप डाइवर्सन का मतलब कि उस एरिया में जो हमको घेरना है, फाइनली ऑक्यूपाई करना है, वहाँ फिजिकली वर्क ना शुरू करके उसको हमने घेर लिया और ट्रैफिक डाइवर्सन हमने इफेक्ट मिला दिया और देखा 1, 2 दिन 4 दिन चला के उसको ठीक चल रहा, उसमें कोई और इम्प्रूवमेंट करना है, कहीं जंक्शन पे इम्प्रूवमेंट करने हैं, वो किए। जब सेटिस्फाई हो गए कि हाँ ठीक चल रहा है, थोड़ा बहुत तो इनकन्वीनियंस होगी, लेकिन जब देखा हाँ वर्केबल है, तब जाके हमने वो एक्चुअल काम शुरू किया। सर इसको थोड़ा सा अब इस तरह समझते हैं कि अब मैं मान लेता हूँ कि मुझे एक नया स्टेशन बनाना है। अब आपको एक नया स्टेशन, हर स्टेशन इंडिविजुअल प्रोजेक्ट होगा सर अपने बिल्कुल बिल्कुल। तो हर स्टेशन की एक प्रोसेस क्या होती है सर, शुरुआत से लेके पहले दिन जिस दिन ये बात सैंक्शन हो जाती है कि यहाँ पे फलानी जगह स्टेशन बनेगा से लेके स्टेशन बनने तक क्या प्रोसेस रहती है सर? खासकर से मैं अंडरग्राउंड की बात करूंगा। एलिवेटेड तो एक थोड़ा सिंपल टाइप का होता है, ठीक है। अंडरग्राउंड की जो है वो बड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, चैलेंज होता है उसमें ज़्यादा, और वो डिपेंड करता है कि वहाँ मिट्टी किस तरह की, सॉयल कैसी है। इसको हल्का से पहले से शुरू करते हैं। मेरे को ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि एलिवेटेड किस बेसिस पे चुना जाता है और अंडरग्राउंड किस बेसिस पे चुना जाता है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, बड़ी तगड़ी डिबेट है। अच्छा। कहीं भी आप एलिवेटेड बना सकते हैं, कहीं भी अंडरग्राउंड बना सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है जी। पर आप इमेजिन करो जैसे चावड़ी बाजार है जी, वहाँ पे आप एलिवेटेड बना ही नहीं सकते हो, जहाँ पे स्पेस है ही नहीं है जी, ऊपर में सरफेस पे है ही नहीं है जी। तो कंसिडरेशन तो है कॉस्ट जी। अंडरग्राउंड की कॉस्ट जो होती है वो एलिवेटेड से 3 गुना होती है। अच्छा। तो जितने पैसे में आप 1 किलोमीटर अंडरग्राउंड बनाएंगे उतने में आप 3 किलोमीटर एलिवेटेड बनाएंगे। ठीक। तो प्रेफरेंस ये रहती है कि एलिवेटेड ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, क्योंकि एलिवेटेड में क्या है, आप रोड के बीच में आपको एक पिलर लगाना है जी, तो स्पेस को आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जी, और बनाना आसान है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम है, और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही कम नहीं है बल्कि उसके बाद में फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम है अंडरग्राउंड से। हाँ, क्योंकि अंडरग्राउंड में हर चीज़ नकली है जी, आपको हवा आर्टिफिशियल देनी है अंदर जी, लाइटिंग आर्टिफिशियल है जी, और बहुत सारे चीज़ें हैं जैसे स्मोक एक्सट्रैक्शन है, फायर डिटेक्शन, दुनिया भर का बहुत ज़्यादा है जी, या इवन जो पानी अंदर में जाता है सीपेज का, ग्राउंड वाटर का, उसको पंप आउट करने के अरेंजमेंट हैं जो कि एलिवेटेड में नहीं है। हाँ। एलिवेटेड सिंपल है। हाँ। तो 3 गुना ही मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन की कॉस्ट होती है। मतलब एक
अंडरग्राउंड स्टेशन 1 महीने में जितना कॉस्ट लेता है उसका 1/3 लेता है एलिवेटेड का, जी, क्योंकि वो नेचुरल हवा है, नेचुरल लाइट है, सब तरह की, तो कंसिडरेशन ये है। लेकिन अब जहाँ आप एलिवेटेड बना ही नहीं सकते, जैसे मान लिया सेंसिटिव एरिया है, आप सेंट्रल दिल्ली एरिया है, जैसे अब आप क्या राष्ट्रपति भवन के सामने तो नहीं बना सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे मोनूमेंट्स के आसपास नहीं बना सकते जी। इस पे एक बड़ा और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊं जी। आपने कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन देखा है सर, हमारा तो रोज रास्ते का जी। बट कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन कुतुब मीनार से 1.5 किलोमीटर दूर है जी। तो बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं, यार ये क्या तमाशा है भाई, वहीं पास में बनाते, क्यों पास में बनाना चाहिए था जी। तो ओरिजिनल जो अलाइनमेंट था इस लाइन का वो कुतुब मीनार के पास से ही था। IIT गेट से होते हुए एम्स, ग्रीन पार्क, IIT गेट, कुतुब मीनार होते हुए वो अंधेरिया मोड़ जो नॉर्मल MG रोड वाला रूट उसी पे था जी। बट उसको होने नहीं दिया। जो आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया और जो और कंजर्वेशनिस्ट हैं उन लोगों ने कहा जी नहीं, ये तो कुतुब मीनार तो इससे वर्ल्ड हेरिटेज से चला जाएगा। जबकि लीगली हमने प्रपोज किया था, एज पर लॉ क्या है कि आप 300 मीटर के बाहर रेस्ट्रिक्शन जो 300 मीटर तक जी, 300 मीटर तक आप कोई कुछ नहीं बना सकते, 100 मीटर तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, और 100 से 300 के बीच में आप रेस्ट्रिक्टेड कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं विद द अप्रूवल। तो हम उसके बाहर थे। हमने बहुत दुनिया भर की एग्जांपल्स दी कि देखिए भाई बिग बैन के पास एकदम मेट्रो है, आप जो रोम में कोलोजियम है उसके एकदम पास में मेट्रो, क्योंकि लोग चाहते हैं कि लोग वहाँ जाएं जी, मोनूमेंट तक पहुँचे आराम से। करेक्ट। वो एग्री नहीं हुआ। तो फाइनली हमने फिर ये रूट को डाइवर्ट करके मालवीय नगर, साकेत और इधर से लेके हम आए। तो ये भी एक कहानी है इसके रूट की। सर हम प्रोसेस की बात कर रहे थे कि आपको स्टेशन हमारा अप्रूव हो गया है, तो हम वो स्टेशन का प्रोसेस क्या है, लैंड एक्विजिशन आई एम श्योर होगा, लैंड एक्विजिशन के बाद क्या होता है, किस तरह से होता है, वो प्रोसेस को एक बार डिस्कस करते हैं सर। एक्चुअल टेक्निकली कैसे बनाते हैं, बहुत टेक्निकली नहीं सर, लेकिन वो मोटा मोटी की 4 ये डिपार्टमेंट होता है, ये डिपार्टमेंट होता है, फिर ये काम होता है, वो प्रोग्रेशन क्या है बस। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया अंडरग्राउंड का, पहले आपको उसको खोदना है, एक्सकवेट करके वो स्पेस तैयार करना जहाँ पे वो बनेगा जी ना। अंडरग्राउंड को में कुछ भी स्पेस क्रिएट करने के लिए आपको जो साइड की मिट्टी है जी उसको रोकना पड़ेगा जी। तो पहले आपको एक ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा ताकि जब आप खोदें तो उसके बाहर की मिट्टी वो अपनी जगह रिटेन रहे। ठीक। तो उसके बहुत सारे सिस्टम हैं। नॉर्मली टिपिकली जो हम कहते हैं वो एक हम क्या करते हैं कि ज़मीन में एक ऐसे रेक्टेंगुलर दीवार जैसे पहले गड्ढा करते हैं हाँ। और उसके अंदर में फिर हम सरिया डाल के कंक्रीट डाल देते हैं हाँ। तो एक दीवार आपकी पहले से वहाँ तैयार हो गई दोनों तरफ, दोनों साइड में जी। तब आप बीच में खोदते जाते हैं तो वो रिटेन रहती है दोनों साइड से। फिर जब आप नीचे पहुँच गए फाइनल लेवल पे, अब आपकी दिक्कत और शुरू हो जाती है। जितना आप नीचे जाएंगे तो वो वाटर जो अंडरग्राउंड वाटर है जी उसका प्रेशर वहाँ आता जाता है। ठीक। और प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप यहाँ 70-80 फीट खोद रहे हैं और उस दीवार के बाहर मिट्टी ग्राउंड लेवल पे है जी, तो अब आप ऐसे इमेजिन करिए कि जैसे आपका टूथपेस्ट वाली ट्यूब है हाँ हाँ, उसमें अब मिट्टी तो बेसिकली पेस्ट ही है ना जी जी, जब पानी और उसमें मिले तो इधर तो प्रेशर है हाँ। और उधर नहीं है हाँ। तो उसकी टेंडेंसी होगी इधर से सेटल होके अंदर से ऊपर उठने की हाँ। तो इस टेंडेंसी की वजह से चांसेस हैं कि जो बिल्डिंग्स हैं हाँ। उनमें डैमेज होने के चांस हैं। जो बिल्डिंग जो है वो सेटल हो सकती है जी। और यही मैं आपको कह रहा था, कलकत्ता मेट्रो में ऐसे बहुत डैमेज हुए हैं। ऐसे बिल्डिंग्स, कई बिल्डिंग को तो तोड़ के दोबारा बनाना पड़ा हाँ। एक आध बिल्डिंग तो कोलैप्स भी हुई वहाँ, 3-4-5 स्टोरी बिल्डिंग हाँ। क्योंकि जब आप ये खोदते गए हाँ। उधर सेटल होती गई तो ये खाली होती गई उधर से मिट्टी और इस तरफ आती गई। ऐसा खाली नहीं, मतलब आप ऐसे ये प्रेशर होगी ये ऊपर जाएगी तो आपको इसको रोकना है। कैसे रोकोगे? तो ये हाईली टेक्निकल चीजें हैं, कैसे उसको करोगे। फिर आप सारी बिल्डिंग्स को जो भी अंडरग्राउंड की बिल्डिंग के आसपास हैं उसको आप प्री कंडीशन सर्वे करोगे काम शुरू करने से पहले। भाई उनकी हालत कैसी है, वो इस धक्के को सह सकते हैं कि नहीं सह सकती, और अगर नहीं सह सकती तो उसमें क्या कोई स्ट्रेंथनिंग करनी पड़ेगी, कोई सपोर्ट लगानी पड़ेगी, या उनके फाउंडेशन में कुछ
स्ट्रेंथन करनी पड़ेगी, तो वो एक पहले स्ट्रेटेजी तैयार होती है। तो बिल्डिंग आपको आसपास की लोकेलिटी में जो बिल्डिंग है उनको भी फिक्स करना है। हाँ, फिक्स करना होता है, अदरवाइज तो पता लगा आप बना रहे हैं वो गिर गई हैं। जी यही चीज़, ये एक चीज़ थी जो मैंने कहा था कि कलकत्ता में जो हुआ यहाँ नहीं होने दूंगा। जी जी जी। तो वो सारी जो भी टेक्निक्स, जो भी प्रोसीजर्स थे, वो सारे हमने एडवांस में लिए ताकि इनको डैमेज ना हो। जी, इसको तो आपने रोक लिया, लेकिन पानी तो आएगा ना। आएगा ही आएगा। तो पानी को अब क्या करोगे आप? या तो Pump उसको out। पानी को निकाल के पंप आउट करके वेस्ट करिए, हाँ लेकिन हमने ऐसा नहीं होने दिया दिल्ली में, हाँ हाँ क्योंकि एनवायरनमेंट हमारे लिए बहुत क्रिटिकल चीज़ थी। हाँ तो हमने क्या किया, इस पानी को हमने वापस या तो सिटी की वाटर सप्लाई के लिए दिया, हाँ या फिर हमने वापस फिर ग्राउंड वाटर में हमने रिचार्ज किया। हाँ जैसे यहाँ से हम ले रहे हैं, जी 100 मीटर दूर जाके हमने उसको फिर से ज़मीन के अंदर डाल दिया। मतलब जैसे जो ट्यूबवेल का समझ गया सर मैं। रिवर्स प्रोसेस एक होता है जी, रिचार्जिंग का, जी। तो वो हमने किया। हाँ, तो इस तरह से जब हम फाइनली एक्सकेवेट कर लिया, फिर हमने वो स्ट्रक्चर बना दिया, और उसके बाद उसके ऊपर जो और प्रोसेस है वाटर प्रूफिंग की ये सब, फिर उसको वापस मिट्टी डाल के और फिर से रोड रेस्टोर करके फाइनल उसको किया। बना दिया उसको। तो अभी मिट्टी का काम हो गया, अब हमने एक्सकेवेशन कर लिया। हाँ। अब क्या किया सर इसके आगे? अब कंस्ट्रक्शन चालू हो गया स्टेशन हाँ, का? नीचे इंस्ट्रक्शन अब चालू हो गया। जी जी जी। कंस्ट्रक्शन वर्क जब कंप्लीट हो गया, हाँ तो फिर हमने वापस भर दी मिट्टी, भर दी मिट्टी। हाँ और कंपैक्ट करके उसके ऊपर में रोड बना के रोड चालू कर दी। सर रोल में समझूं अगर मैं, तो जब तक आप सिविल इंजीनियर, चीफ इंजीनियर थे, तब तक आपका जो मेन काम था वो सिविल से रिलेटेड ही था? नहीं, चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर का काम जो होता है वो कंप्लीट प्रोजेक्ट का होता है। जी। भले ही सिविल इंजीनियर है, जी। लेकिन सिविल इंजीनियर जो वो फैसिलिटेट करता है औरों को। ठीक। इलेक्ट्रिकल का जो बंदा है वो तब तक काम नहीं कर सकता जब तक आप रेडी करके नहीं दोगे उसको। जी। तो ये काम ओवरऑल कोऑर्डिनेशन का वो सीपीएम ही करता है। जी वो चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर सिविल इंजीनियर ही करेगा, जी बाकी लोग उसको सपोर्ट करके कंप्लीट करेंगे। तो फाइनल कमीशनिंग करने की जो जिम्मेदारी है, सब कुछ कंप्लीट करने के बाद लाइन चलाने की, वो सीपीएम की होती है, चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर या चीफ इंजीनियर जो कहिए। सर, तो जब आप चीफ इंजीनियर से ट्रांजिशन लेते हैं और एमडी बनते हैं, एमडी और चीफ इंजीनियर की जिम्मेदारी में क्या क्या फ़र्क आ जाता है सर? देखिए, चीफ इंजीनियर या सीपीएम, उसका रोल बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है टेक्निकल साइट पे कैसे काम करना है, कंप्लीट करना है। जैसे जैसे आपका रोल थोड़ा ऊपर आता जाता है, फिर आपके पास टेक्निकल थोड़ा कम होता जाता है, नॉन टेक्निकल ज़्यादा होता जाता है। जी। आपके पास जैसे एज एमडी लगाइए जी। तो एमडी को आपका 15,000 का स्टाफ है, हाँ। तो उसका एचआर भी हो गया, पॉलिसीज एचआर, उनकी इश्यूज, जी। जो भी स्टाफ से रिलेटेड इश्यू, एचआर हुआ। जी। फिर आपके पास फाइनेंसिंग की, जी। एज ए सीपीएम आपको चिंता नहीं है पैसा कहाँ से आ रहा है। सही बात है। बट एज एमडी आपको तो फाइनेंस की भी बिल्कुल भी अरेंज करना पड़ेगा। जी। तो लैंड एक्विजिशन है, जी। लैंड एक्वायर करनी है, हाँ हाँ। या अगर कहीं डिले हो रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्टर फेल हो रहा है, उसको क्या करना है, उसको ऑगमेंट करना है, दूसरा लाना है, टर्मिनेट करना है। तो जैसे जैसे आप थोड़ा ऊपर होते जाते हैं, आपको फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी डिफरेंट टाइप की होती जाती है। जी। सीपीएम का काम तो बेसिकली बनाने का है, फिर वो ऑपरेशन भी आ जाता है। जी। तो फिर आपका जो है दायरा और बढ़ जाता है। जी। ऑपरेशन, कंस्ट्रक्शन, और जैसे मैंने बताया फाइनेंसिंग, एचआर और पब्लिक रिलेशन, लॉ, इतने सारे केस आपके अगेंस्ट हो रहे हैं, मिनिस्ट्री से डील करना, मिनिस्ट्री से, तो बहुत सारी चीज़ें फिर आ जाती हैं। ठीक बात सर। अब हमने कंस्ट्रक्शन समझ लिया, कंस्ट्रक्शन की हमें क्लैरिटी मिल गई। एक ये बात पूछना चाहूँगा सर कि जब आप बनाने लगे और लोग सक्सेस देखने लगे, तो धीरे धीरे क्या शहर का माहौल बदलने लगा, मूड बदलने लगा, लोग अब ईजी हो गए इस चीज़ को अप्रूव करने के लिए, लोग आसानी से इस चीज़ के लिए कंट्रीब्यूट करने को तैयार थे, या अभी भी वो डिफ़िकल्टी है ही उस लेवल पे? नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे हमने जो हमारी इनिशियल कमिटमेंट्स थे और लोगों को हमने ये भरोसा दिला दिया कि हम जो कह रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं, तो बहुत लोगों में सपोर्ट हुआ। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि अब धीरे धीरे वो चीज़ टेकन फॉर ग्रांटेड होगी कि भाई ये तो करना ही था इनको। मतलब अब उसकी जो है इनिशियल, जैसे फेज 1 के बाद फेज 2 तक वो इनर्शिया रहा, लोगों की बहुत सपोर्ट रही, लोगों का बड़ा पॉजिटिव थिंकिंग रही। फेज 3 तक आते आते फिर ये होने लगा कि भाई हाँ, ये तो आपको करना ही करना, आप ही की जिम्मेदारी है। अच्छा, आप और करिए। तो ये है। लेकिन बाय एंड लार्ज ये कहिए कि
मेट्रो की जर्नी, दिल्ली मेट्रो की, वो एक ऐसे टाइम पे आई जो बड़ा कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर, बड़ा सारा सपोर्टिव एटमॉस्फेयर रहा। जब मेट्रो की शुरुआत हो रही थी उन दिनों दिल्ली में पॉल्यूशन की बहुत बुरी हालत थी। तो मुझे लगता है हर सेक्शन सोसाइटी में, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो बाकी सिटीजन्स हैं, सिटी रहने वाले लोग हैं, इवन जुडिशरी है, वो सब ने रियलाइज किया कि भाई इसका कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो एक बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट रहा जी। और जैसे मैंने बताया है कि इतने सारा पॉजिटिव होने के साथ साथ मीडिया भी बहुत पॉजिटिव रही जी। एक दिन का मैं आपको इंसिडेंस बताता हूँ कि जुडिशरी ने कितना इंटरेस्ट, कितना सपोर्ट किया। ठीक सर। जब हमारी पहली टनल बोरिंग मशीन आई थी दिल्ली में, पटेल चौक से वो अंदर टनल काम शुरू कर रही थी जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, ही डिजायर्ड टू सी द कंस्ट्रक्शन वर्क। अच्छा, वो टनल बोरिंग मशीन को वो देखना चाहते हैं। तो वो और उनके साथ 15 और सुप्रीम कोर्ट के जजेस 16 लोग आए थे, जिनको मैंने वही हेलमेट पूरा वो पहना के नीचे ले जाके उनको दिखाई थी टीपीएम। तो इस तरह का एक एटमॉस्फेयर उस टाइम था जी, लोगों में एक सपोर्ट का जी। और जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, जो कुछ चीज़ें आप देखिए दिल्ली के अंदर में या उससे पहले जब मेट्रो नहीं थी, छोटे छोटे काम भी होते थे। रोड के ऊपर में एक छोटा सा कोई पाइपलाइन डाल रहा है, कितना हैफेजेड वे में होता था, कूद के मिट्टी को डाल देगा ऐसे और क्रेन को पूरी आधी रोड पे खड़ी करेगा। ये चीज़ हमने डिसाइड किया कि ये इनकन्वीनियंस पब्लिक को नहीं होने देंगे और हमारी कंस्ट्रक्शन की जो साइट्स हैं सारी फुल्ली बैरिकेड होंगी और कॉन्ट्रैक्टर को अलाउ नहीं किया जाएगा उसके बाहर जाना। वो डिसिप्लिन्ड वे में उसी के अंदर रहेगा, उसको जो भी रखना, अपना जनरेटर रखना, क्रेन रखना, उसके अंदर ही रखेगा और वहीं से काम करेगा। तो ये जो डिसिप्लिन्ड तरीका है प्रोजेक्ट को करने का, ये बहुत पे किया, इसको पब्लिक ने बहुत अप्रिशिएट किया और इसलिए बहुत बहुत सपोर्ट मिलती थी और धीरे धीरे बाकी सारे डिपार्टमेंट से भी ये एक्सपेक्ट करने लगे और सब ये लोग फॉलो करते हैं। आपने बताया कि जो फ्लाईओवर्स के नीचे हम यू टर्न देख रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट भी दिल्ली मेट्रो की देन है, सही बात है सर? क्या है सर? एक्चुअली जब हम फेस 1 में ISBT के आसपास हम ये सोच रहे थे कि कैसे यहाँ ट्रैफिक को मैनेज किया जाएगा जी। आप जरा किसी पुराने आदमी से पूछिए जी, जो वो पॉइंट है ISBT पे, जो सामनाथ मार्ग जहाँ आके टी पॉइंट, अभी तो टी पॉइंट है जी, तो पहले वो क्रॉसिंग हुआ करता था जी, वो जगह केओस होती थी और वो भी एक पॉइंट था जहाँ हमारे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने आके ये बोला था कि यहाँ मेट्रो कैसे बन जाएगी। मतलब क्रिटिक सिचुएशन वहाँ होती थी। तो उस ट्रैफिक को कैसे हम मैनेज करेंगे, बहुत सारे जब हमने ऑप्शंस तलाशे, तो एक ये बड़ी अच्छी सी कॉन्सेप्ट हमको लगी कि जो ट्रैफिक सीधे आ रहा है सामनाथ मार्ग से, उसको क्रॉस ना करा के सीधे वहाँ, उसको हम पहले लेफ्ट टर्न करा के ले जाएं और जो फ्लाईओवर है हमारा वहाँ, उसके मेन जो फ्लाईओवर की क्रॉसिंग, उससे थोड़ा पहले से हम यू टर्न करा के लें, तो वो जो ट्रैफिक होगा वो स्मूथली फ्लो करता रहेगा विदाउट एनी इंटरप्शन। करेक्ट, सिग्नल नहीं मिलेगा उसको, कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट पहली बार हमने वहाँ इंट्रोड्यूस की थी और उसके बाद आप देख रहे हैं दिल्ली में ऑलमोस्ट हर एक ही फ्लाईओवर के नीचे ये चल रहा है और बड़ा बड़ा इफेक्टिव है ये जी। सर अब बात करते हैं, हमने कंस्ट्रक्शन को समझा, किस तरह होता है, पॉलिसीज को समझा, काफी कुछ जरूरत को समझा। अब बात करते हैं कि अब एक स्टेशन बन के तैयार है, अब मेट्रो का नेटवर्क बन के तैयार है। जब आप लोग का पहली लाइन खुल गई होगी, जब आप धीरे धीरे और लाइंस बनाने लगे, तब सर जब इस बात पे काम होना शुरू किया, आई एम श्योर पहले से शुरू हो गया होगा, जब इस बात पे काम होना शुरू हुआ कि अंदर का एक्सपीरियंस एक ट्रैवलर का, एक कम्यूटर का क्या रहेगा, उसमें आप लोगों ने क्या किया, क्या क्या चीज़ें ऐड की सर, ये बताइए। एक लोगों में बहुत भारी भ्रम है, आप किसी से पूछिए तो ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जो दिल्ली मेट्रो है ये एकदम कोई जापान से लाई हुई टेक्नोलॉजी है और जापान में जो होता है उसको एज इट इज़ हमने लाके कॉपी कर दिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि क्या है कि जब हमने मेट्रो दिल्ली में कंसीव की 90s में, उस टाइम पे अगर आप देखो तो दुनिया भर में जो मेट्रो थी
वो सारी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में थी जी। कोई भी मेट्रो ऐसी कंडीशन में ऑपरेशनल नहीं थी। अच्छा। जैसे दिल्ली, हाँ। दिल्ली की जो कंडीशन है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, हाँ। बहुत गर्म है, ठंडा भी रहता है, हाँ। बारिश भी रहती है, ह्यूमिड रहता है, हाँ। इस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं होती थी। हम्म। तो हमको क्या चाहिए, हाँ। इस पे हमने बहुत मंथन किया। हाँ। हमने सिंपल कॉपी नहीं किया किसी का। हाँ। तो ये सब डिसीजन कि हमारी ट्रेन में कितना टेम्परेचर सेट होना चाहिए, हाँ। ह्यूमिडिटी लेवल क्या हुआ, हाँ। ये लंदन मेट्रो ने कभी नहीं सोचा, क्योंकि उनको उसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ। उनका तो क्लाइमेट बिल्कुल अलग है। जी। तो ये सारी चीज़ें हमने डिसाइड की, हाँ। और अपने हमको क्या चाहिए हमारे लिए, हाँ। वो हमने डिसाइड करके तब सिस्टम हमने डिसाइड किया, जी। और सारे पैरामीटर्स उसी हिसाब से हमने फेस किए। हाँ। अब एक चीज़ और लोगों में ये आती कि भाई अब मेट्रो और रेलवे में क्या फ़र्क है, आफ्टर ऑल सारी एक ही जैसी तो रेलवे जैसी। तो जो फंडामेंटल फ़र्क है कि जो मेट्रो है वो है इंट्रा अर्बन, करेक्ट। हर किलोमीटर पे उसको रुकना है। हाँ। तो वो सिस्टम जो है उससे अलग है, जहाँ एक ट्रेन होती है, एक इंजन होता है सामने जी। में। यहाँ आपको बहुत हाई पावरिंग की ज़रूरत है। हाँ। तो हर एक कोच में अगर आप देखें, ज़्यादा तो स्पेस चाहिए पैसेंजर को। करेक्ट। तो सारे के सारे इक्विपमेंट जो उसके नीचे होते हैं, नीचे। हाँ। और हर अल्टरनेटिव कोच के नीचे पावर होती है, मोटर होते हैं, हाँ। ताकि आपको बहुत हैवी पावर मिले, जिससे कि आप जल्दी से स्पीड पकड़ जाएं, हाँ। और फिर जल्दी से ब्रेकिंग हो जाए। हाँ। तो ये सिस्टम हमने हाँ। इंट्रोड्यूस किया। हाँ। और ऐसा नहीं कि हमने पहली बार किया, मेट्रो में ये टिपिकल होता है। करेक्ट। लेकिन इस क्षेत्र में, मेट्रो की फील्ड में डेवलपमेंट इतने फास्ट हो रहे हैं, हाँ। इतनी जल्दी जल्दी नए नए हाँ। टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं। हाँ। तो उस दिन, जिस दिन हम बना रहे थे, हमने आगे के 10 साल की सोचते हुए अपनी पैरामीटर सेट किए कि हमको ऐसी मेट्रो चाहिए, ऐसे कोच चाहिए। हाँ। उसके बाद के बनाने वाले सारी मेट्रो में उसी तरह के कोचेस बनने लगे, ऐसी बात है। पर उस टाइम पे जो हमने सोचा था वो 10 साल आगे की टेक्नोलॉजी के बारे में सोचा था। अब आती है एनर्जी की बात, कि भाई अब आपने इतना फास्ट पावर तो लगा दी, और एक्सेलरेशन फास्ट हो गया, जल्दी से स्पीड पकड़ गई, फिर आपको ब्रेकिंग भी करनी। करेक्ट। तो वो एनर्जी वेस्ट जाएगी। जी। तो हमने फिर डिसाइड किया कि हम ऐसी ट्रेन रखेंगे जिसमें वो एनर्जी जो है, हाँ। वो कन्वर्ट हो जाए वापस ब्रेकिंग एनर्जी। हाँ। तो उसको रीजनरेटिव सिस्टम बोलते हैं। हाँ। तो जितना ब्रेकिंग की एनर्जी वेस्ट होती है, वो वापस हम सिस्टम में डाल देते हैं। मतलब कहने का यह हुआ कि जो मोटर पहले ट्रेन को चला रहा है, ब्रेकिंग के टाइम पे वही मोटर जनरेटर बन जाता है। अच्छा। तो वो जनरेट करता है। हाँ। तो इस तरह से, क्योंकि क्या है कि मेट्रो में हाँ। जो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है, उसका 40% हमारा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे जाता है। बहुत ह्यूज कंजम्पशन है। तो उसमें आप जितनी सेविंग करोगे, वो आपके ऑपरेशंस के लिए अच्छा होगा। अगर आपको ऑपरेशन फाइनेंशियली वायबल बनाना है, तो मिनिमम एक्सपेंडिचर ऑपरेशन पे चाहिए आपको। तो ये एक मेजर एरिया एनर्जी एफिशिएंसी का। जी। फिर और चीज़ें क्या है कि जब आप अंडरग्राउंड खासकर से, आपको पैसेंजर की सेफ्टी, जी, फायर सेफ्टी, जी, ये सारे चीज़ें जो पुरानी मेट्रो हैं, जैसे आप लंदन मेट्रो को, पेरिस मेट्रो या न्यूयॉर्क, उन सब टाइम पे ये तरह के कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करते थे। फायर सेफ्टी नहीं था, आज की तरह की नहीं है। उनका था अपना, बट आज की तरह की फायर सेफ्टी, इवैक्यूएशन नॉर्म्स, कि भाई अगर हमारी ट्रेन फुल्ली लोडेड आ रही और उसमें कुछ हो जाए, और हमको स्टेशन पे ट्रेन को लाके सारे पैसेंजर्स को निकालना पड़े स्टेशन से, तो हमारे पास इतने स्टेयरकेस होने चाहिए, इतने एस्केलेटर होने चाहिए, इतने लिफ्ट होनी चाहिए, ताकि वो एक लिमिटेड टाइम में से 4 मिनट के अंदर सारे लोग निकल जाएं। तो उस हिसाब से स्टेशन के साइज बढ़ाए जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि ऐसे स्टेशन जहाँ से बहुत कम पैसेंजर चढ़ते हैं, फिर भी देखिए वहाँ आप देखिए स्टेयरकेस बहुत चौड़ी चौड़ी हैं। ठीक बात। विधानसभा, सिविल लाइन से बहुत सारे हैं सर। हाँ। ऐसे होते हैं ना जी। उसका कारण यही है कि वो उस कंसिडरेशन से बनाए जाते हैं कि सपोज ट्रेन पूरी भरी जा रही है, और वहाँ उस स्टेशन पे गई, और वहाँ हमको लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा। करेक्ट। तो वो सारी फैसिलिटी वहाँ होनी चाहिए, हर सुविधा होनी चाहिए। जी। तो ये सारी सिस्टम है, पैसेंजर का ट्रेन के अंदर से वो ड्राइवर से बात कर सके, वो सारे नॉर्म्स, जो सारे सिस्टम जो भी उस टाइम पे कंसीव किए जा सकते थे, जितने भी
सोच सकते थे वो सारे हमने डाले। और उसके बाद फेज़ 2 की ट्रेन्स में और इम्प्रूवमेंट किया, फेज़ 3 में और उससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया। ऐसे ये बढ़ते जा रहे हैं इम्प्रूवमेंट्स इसके। सर ये ट्रेन जो सेट्स हैं, जो सेट ट्रेन चल रही हैं, उनके डिज़ाइन में भी आप लोग का कुछ क्या चेंज आया है सर? आप लोगों ने अगर उसमें कुछ चेंज किया हो तो क्या चेंज रहा है सर उसके अंदर? एक सबसे बड़ा चेंज तो आया है जो एनर्जी एफिशिएंसी जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में काफ़ी डेवलपमेंट इस पीरियड बीच में हो गए। तो अगर मैं ये कहूँ जो फेज़ 1 की हमारी ट्रेन है उसके मुकाबले फेज़ 3 की ट्रेन जो है वो 40% लेस एनर्जी कंज्यूम करती हैं। 40% का डिफरेंस 40% का डिफरेंस जी। और वो हम हर एक सब्सिक्वेंट जो टेंडर्स करते हैं उसमें हम स्पेसिफाई करते हैं कि इतनी एनर्जी होनी चाहिए खर्च, जो जितनी एनर्जी बचाएगा उसी का टेंडर जाएगा। हाँ, उसी अच्छा। का टेंडर जाएंगे। तो हमने एनर्जी एफिशिएंसी पे बहुत उसका ध्यान रखा जी। तो ये एरिया है। बाकी तो सेफ्टी जो है, ट्रेन्स की सेफ्टी जी। अब आपने कई बार देखा होगा जब हमने ड्राइवरलेस की बात की तो लोगों को लगा कि बचाएगा अगर कुछ हुआ तो पर ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी जो है, जितने भी आप देखिए रेलवे में या कहीं भी एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं वो ह्यूमन एरर से ही होते हैं। करेक्ट। तो जितनी आप ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट अवॉइड कर देते हैं उतनी ही सेफ्टी आपकी बढ़ती जाती है जी। हाँ, ये जरूर है कि जितना आप टेक्निकली उसको कॉम्प्लेक्स करते जाते हैं उतने ही चांसेस जो है आपको पंक्चुअलिटी लॉस होने के रहेंगे, क्योंकि सिस्टम कहीं भी जरा सा डिटेक्ट करेगा तो सब गया, वो ट्रेन को रोक देगा। करेक्ट हाँ। तो सेफ्टी तो आपकी इंश्योर होगी हाँ, बट आपका ऑपरेशन में दिक्कत आ सकती है जी। तो इसलिए जितनी भी आप ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ाते जाते हैं सेफ्टी बढ़ती जाती है जी। और सर एक चीज़ मेरे से आप बात करते करते मुझे समझ में आई, मैंने सोचा आपसे पूछूं, मुझे नहीं पता आप इसमें कितना बोल सकते हैं नहीं बोल सकते, पर फाइनेंशियली ये एक प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट हो इसके लिए क्या किया गया? एक्चुअली क्या है कि दुनिया भर में जो ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसको फाइनेंशियल एंगल से नहीं देखा जाता, ठीक, उसका सोशल एंगल ज़्यादा है जी। पर ये भी फैक्ट है कि कोई भी एंटिटी, चाहे डीएमआरसी या कोई भी एंटिटी है, अगर वो उसको चलाने के लिए जी वो सब्सिडी के ऊपर डिपेंड है, गवर्नमेंट के पास हाथ फैलाए बार बार जाके, करेक्ट, तो वो सिनेरियो भी ठीक नहीं है जी। तो जो कॉन्सेप्ट अपनाई गई वो यहाँ ये अपनाई गई कि जो सिस्टम बने और ऑपरेशन हो सिस्टम का वो सेल्फ सफिशिएंट हो। तो जब आप बात करते हैं फाइनेंशियल वायबिलिटी की ट्रूली इकोनॉमिक टर्म्स में जी, वो नहीं है जी, क्योंकि जो इनिशियल एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट ने पैसा लगाया है हाँ, उस पे हम रिटर्न नहीं मांग रहे, ठीक, वो तो जो भी गवर्नमेंट ने एक बार इक्विटी दे दी हाँ, दे दिया वो तो लग गया, वो तो समझ लीजिए कि एक सोशल कॉज के लिए लग गया हाँ। तो इसका ऐसे मॉडल तैयार किया गया हाँ, कि भाई ये जो जितना अर्निंग करे हाँ, वो अर्निंग सफिशिएंट हो जितना इसका एक्सपेंडिचर हो, उसके मेंटेनेंस प्लस ऑपरेशन का कॉस्ट प्लस हाँ, जो लोन जितना ले रहे हैं जी, उस लोन को रीपे भी ये कर पाए, ठीक। तो ये समझिए करीब 60% लोन है जी, जो जापानी लोन है जी, और 40% गवर्नमेंट की फंडिंग है, ठीक। तो 40% तो समझ लीजिए वो डूब गया, मतलब वो लग गया जी, उस पे ना तो गवर्नमेंट चाहती कि उसका रिटर्न कभी मिले जी, लेकिन जो 60% जो जायका को लौटाना है वो हमारे ऑपरेटिंग जो रेवेन्यू है उससे मिल जाना चाहिए हाँ। तो ये मॉडल करके किया गया था एंड दिस इज सक्सेसफुल। मतलब 60% जो जायका को लौटाना है वो भी मिल जाना चाहिए, ऑपरेशन का कॉस्ट और मेंटेनेंस का कॉस्ट भी निकल जाना चाहिए, सारी सैलरीज वगैरह जो सभी ये हम निकाल लेते हैं। तो यही चल रहा था और अभी तक इसमें बिल्कुल ठीक रहा। कैसे किया जाता है सर, ये पूछना चाहते हैं, इसको कैसे करते हैं, क्या क्या मॉडल्स होते हैं? तो एक तो टिकट तो चलिए एक पार्ट हो ही गया उसका, आई एम नॉट श्योर कि टिकट कितना बड़ा पार्ट है। टिकट ही ज़्यादा बड़ा पार्ट है जी। दूसरा बाकी जो और नॉन फेयर रेवेन्यू बोलते हैं उसको, जैसे आपके एडवर्टीजमेंट राइट्स है स्टेशन के अंदर में, आपने एक और आपने देखा होगा अभी हम स्टेशन के नेमिंग राइट्स दे देते हैं। हाँ बिल्कुल देखा मैंने सर हाँ, वो भी बड़ा अच्छा स्ट्रीम है, बहुत अच्छा उससे ऑन एन एवरेज 1 करोड़ पर ईयर मिलता है एक स्टेशन से। हाँ वाओ, इट्स गुड सोर्स ऑफ रेवेन्यू हाँ। उसके अलावा हमारे पास जो स्पेस हैं स्टेशन के ऊपर हैं जी, या स्टैंड अलोन कुछ लैंड पीस हमारे पास थे जी, उसमें हमने प्रॉपर्टी डेवलपमेंट किया है। तो अगर आप उसमें भी देखिए जो प्रॉपर्टी डेवलपमेंट है ट्रूली सेंस में वो फाइनेंशियल नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आप मार्केट प्राइस पे लैंड लेके
तब उससे कमाओ, तब तो बात है। जी जी जी। बट जो लैंड हमको है वो ज़्यादातर गवर्नमेंट रेट पे लैंड मिली है जी। तो ये समझिए कि गवर्नमेंट ने पैसा ना देने की बजाय कुछ लैंड दे दी है, और उस लैंड पे हम प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उससे रेवेन्यू आता है जी। तो ये बेसिकली 3 है, हाँ। ये और फेयर बॉक्स रेवेन्यू, एडवर्टीजमेंट एंड प्रॉपर्टी। अब तो पूरी मेट्रो भी एडवर्टाइज हो जाती है सर। हाँ, पूरी रैपिंग कहते हैं जी जी। एक और स्कीम है हाँ। जिसपे जो काम दिल्ली मेट्रो बाहर में करती है, दिल्ली के बाहर, जैसे जयपुर मेट्रो हमने बनाई तो उसको बनाने की हमने फी चार्ज की, कंसल्टेंसी नहीं कहना चाहिए इसको, फी चार्ज की उसको बनाने की। अच्छा। कंसल्टेंसी तो होती है सिर्फ कंसल्टेंसी देना। अच्छा, पूरी बनाई हमने, पूरी हमने बना के दी। हाँ। ऐसे ही अब पटना में बना रहे हैं, हाँ। और मुंबई में 2 लाइन बना रहे हैं जी। तो कोची में बनाई है। हाँ। तो ये जो लाइन बनाई हमने वो फी बेसिस पे बनाई, पूरी प्रोजेक्ट का इतना % हमारा है। अच्छा। हाँ। और जो भी एंटिटी है, जो मेट्रो ओनिंग एंटिटी, जयपुर हुआ, कोची हुआ, उन्होंने हमको फंड प्रोवाइड कर दिया, हमने उनके लिए बना के कमीशन करके उनको दे दी और उनकी हेल्प कर दी उनका ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करने के लिए, उनके ड्राइवर्स, मेंटेनर, और इनिशियल कुछ पीरियड में हमने उनकी हेल्प कर दी चलाने में, सुपरविजन में उसको कर दिया और उसके बाद फिर वो अपने अब ले सकते हैं। तो सब देश में अब जो भी नई मेट्रोज बन रही हैं, जो भी उन्हें सब में डीएमआरसी का हाथ है लगभग, करीब सब में किसी ना किसी रूप में 3-4 मॉडल हैं जी। एक तो सबसे पहले जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कोई भी प्रोजेक्ट कंसीव की जाती है, उसके लिए सर्वे किए जाते हैं, कितना ट्रैफिक है, कैसे स्टेशन होंगे, कहाँ अलाइनमेंट होगा, क्या होगा, उसके लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कितनी कॉस्ट आएगी, कितना टाइम लगेगा जी, वो एक रिपोर्ट बना के जो कि सैंक्शन करती है गवर्नमेंट, वो उनका करवाएंगे। वो काम दिल्ली मेट्रो करती थी सबके लिए। हाँ। मतलब लेकिन बनाने का काम आपका, सैंक्शन करवाने का काम उनका है, हम ही हेल्प करते थे उनको। अच्छा। सैंक्शन कराने में भी हम ही हेल्प करते। ऐसा केस प्रेजेंट करो कि सामने से सैंक्शन मिले। हाँ, क्योंकि हमारी ऐसी रेपुटेशन थी, जो गवर्नमेंट के पास जब वो रिपोर्ट आती थी, हाँ। दिल्ली मेट्रो ने बनाई है, हाँ। तो जो भी सवाल जवाब है वो हमसे ही होते थे, हाँ। क्योंकि उनको पता नहीं, उनको तो सही बात है उनके पास जी। तो सब जगह ज़्यादा 99% जितनी भी मेट्रो या तो बन रही हैं या ऑपरेशनल हैं या कंसीव्ड हैं कंट्री में, उन सब की DPR हमने बनाई। अब उसके बाद आता है कि कैसे उसको फिजिकली बनाएं, तो उसमें भी 2-3 मॉडल हैं। एक मॉडल तो है जयपुर मॉडल, कोची मॉडल, या अभी पटना है और मुंबई की 2 लाइन। उसमें जो प्रोजेक्ट अथॉरिटी वो कहते हैं भाई हमारे पास नहीं है अभी कुछ बनाने को, आप हमको बना के दे दीजिए। हाँ। तो ये है पहला मॉडल। हाँ। और ये सबसे फास्टेस्ट मॉडल है, क्योंकि हमको जैसे ही वो बोलते हैं हम रेडी हैं, हमारे पास कोई इंटरप्शन नहीं, कोई क्लैशेस नहीं, हमारे पास सब चीज रेडी है, इमीडिएटली टेंडर सेंडर किए, अपना पोजीशन बना दिया जी। दूसरा मॉडल ये, वो कहते हैं नहीं भाई हमको अल्टीमेटली तो हम ही को ओन करना है जी, तो हम करेंगे और हम इसमें कंसल्टेंट लगाएंगे। ठीक, जनरल कंसल्टेंट जी। अब कंसल्टेंट लगाने के लिए भी आपको कुछ ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, कंसल्टेंट फिक्स करने के लिए उसका टेंडर कॉल करोगे, उसको इवेलुएट करोगे जी। और कंसल्टेंट आएगा, वो 6-7 महीने तो आपको लगेंगे उसको फिक्स करने में, फिर 6-7 महीने आके वो आपके विद डॉक्यूमेंट वगैरह बनाएगा जी। तो 1.5 साल आपका निकल गया जी। तो इसमें क्या है, इस मॉडल में हम ये कहते थे कि आप एक प्रायोरिटी कॉरिडोर पकड़िए, पैरेलल में आप ये काम करते रहिए, वो काम रहिए, पैरेलल में हम आपको हेल्प कर देंगे एज इंटरिम कंसल्टेंट कहिए, करेक्ट, हम हेल्प कर देंगे, इसको शुरुआत कर देते हैं जी। तो 1 साल के लिए हम आपके टेंडर कॉल करके और सुपरविजन कर देंगे, साइट सुपरविजन कर देंगे, इसी बीच आपके लिए हम जनरल कंसल्टेंट फीस कर देंगे जी। साल भर बाद वो जनरल कंसल्टेंट आ जाएगा, वो इस काम को भी ले लेगा और आपके आगे भी करते रहेगा। ठीक। तो एक मॉडल ये, इस मॉडल पे बैंगलोर जी और चेन्नई बनाए और कोलकाता भी, जो ईस्ट वेस्ट लाइन, ठीक है, जो नई लाइन बन रही, वो इस मॉडल पे गई जी। और तीसरा मॉडल ये है कि भाई आप हमारे हेल्प कर दीजिए बिड डॉक्यूमेंट वगैरह बनाने में, फिजिकली हम आपसे नहीं चाहते हैं। तो उस मॉडल में अहमदाबाद रहा, सूरत रहा, या नागपुर है, और उस पहले वाले मॉडल में लखनऊ भी था, जो बैंगलोर, चेन्नई एंड लखनऊ जी, जिसमें 1 साल तक हम उनके साथ रहे। तो इस तरह से सभी जगह मेट्रोज में हमारा इन्वॉल्वमेंट है। क्या बात है सर। एंड पर्सनली मेरा, हाँ, अच्छा, हर जगह पे, क्या बात है सर। सर अब
इतने मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं देश भर में, दुनिया भर में अलग अलग होते हैं। आज के टाइम में एक बहुत बड़ी ज़रूरत जो है वो ये है कि सस्टेनेबिलिटी उसकी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन चुका है। सस्टेनेबिलिटी के लिए हमने क्या किया सर? एक्चुअली दिल्ली मेट्रो शुरू से ही फेज 1 से ही हम बड़े सेंसिटिव हैं एनवायरनमेंट के बारे में, सस्टेनेबिलिटी के बारे में। और जो मैंने आपको बताया है, हमने साइट पे जो प्रोसेस की हैं, कैसे हमने साइट को प्रोटेक्ट किए हैं और लोगों को कम इनकन्वीनियंस हो, पोल्यूशन कम हो, हमारे सारे जो ट्रक का मूवमेंट है रात में हो, सारी ट्रक जो मिट्टी वाले हैं वो भर के कवर होके जाएं, और हमारे जो ट्रक निकलने वाले हैं कंस्ट्रक्शन साइट से उसके टायर का वॉशिंग हो, जिससे कि वो रोड के ऊपर आके डस्ट ना फैलाएं। ये सारी चीज़ें हमने शुरू से प्रोसेस में की। मैंने रियलाइज़ किया 2002 में कि यही तो सस्टेनेबिलिटी है। वो जब हम कर रहे थे तब तक हमने ये नहीं सोचते थे कि ये सस्टेनेबिलिटी है, ये नहीं आइडिया था कि हम करेक्ट। तब मैंने पर्सनली मैं अपने आप को मैंने एनरोल किया मास्टर्स इन सस्टेनेबिलिटी। आपने पढ़ाई की उसमें मैंने ऑफ कोर्स डिस्टेंस एजुकेशन में मैंने मास्टर्स किया और रियलाइज किया कि ये अब उसके बाद अब आप आ जाइए, सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट का एक सबसे बड़ा जो सर्टिफिकेट है वो CDM प्रोजेक्ट है जी, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म एक प्रोजेक्ट है जी, यूनाइटेड नेशंस जो फ्रेमवर्क है ऑन क्लाइमेट चेंज, ये उसकी एक स्कीम थी। उसमें क्या है कि अगर आप कोई ऐसी प्रोजेक्ट करते हो जहाँ पे आप जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है एटमॉस्फेयर में उसको आप रिड्यूस कर रहे हो, अच्छा कम कर रहे हो उसको, और जो आप बाउंड नहीं हो लीगली, ऐसा करने के लिए बाउंड नहीं हो, फिर भी आप कर रहे हैं, तो ऐसी प्रोजेक्ट को वो CDM प्रोजेक्ट बोलते हैं जी, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जी, और उसका वो क्रेडिट देते हैं, उसके जो कार्बन क्रेडिट बोलते हैं उसको, उसका क्रेडिट देते हैं। तो दिल्ली मेट्रो दुनिया की पहली रेल बेस्ड प्रोजेक्ट है जो CDM में रजिस्टर्ड हुई, देश की नहीं, दुनिया की पहली जी। और वो कौन सी प्रोजेक्ट है? एक तो प्रोजेक्ट है हमारी जो हमारा एनर्जी एफिशिएंट जो हमारे कोच हैं जी, उसमें हमने क्या किया, एक एनर्जी मीटर लगा दिया जी, तो जितनी एनर्जी वो पैदा करता था वो उसमें रिकॉर्ड हो जाती थी जी। और दुनिया में क्यों तब तक कोई नहीं कर पाया था, क्योंकि किसी के पास ये प्रूफ नहीं होता था कि उन्होंने सेव की है। हमने प्रूफ दिखा दिया, अच्छा, तो हमारी प्रोजेक्ट थ्रू हो गई जी। बट ये प्रोजेक्ट छोटी प्रोजेक्ट थी। मैं पर्सनली, चूँकि मैं सस्टेनेबिलिटी का स्टूडेंट हो चुका था, तो मेरा पर्सनल ये इंटरेस्ट था कि मैं कोई बड़ी प्रोजेक्ट, तो मैंने ये जो मॉडल शिफ्ट बोलते हैं इसको, मॉडल शिफ्ट का मतलब कि आज जैसे हमारे 60 लाख पैसेंजर दिल्ली मेट्रो में चल रहे हैं, अगर दिल्ली मेट्रो नहीं होती तो ये 60 लाख किसी और तरीके से चलते, बिल्कुल चलते हैं, और वो चलते तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड भयंकर होता सर, भयंकर होता, कितने लोग प्राइवेट कार्स पे ही आते। तो मैंने ये क्लेम किया कि ये हमने रिड्यूस किया है, इसका हमको क्रेडिट मिलना चाहिए। शुरू में बड़ी UNFCCC में ना अनुकर रही, कोई कंसल्टेंट भी करने को तैयार नहीं था, और हम लगे रहे, और अल्टीमेटली हमने उनको एक मैकेनिज्म दी जिससे हम उनको ये प्रूव कर सके कि हाँ ये एक्चुअली हुई है। हमने सैम्पलिंग टेक्निक उनको बताई कि भाई आप हमारे पैसेंजर्स का सैंपल ले लीजिए और उनसे पूछिए कि अगर ये मेट्रो ना होती तो आज जो ये जर्नी कर रहे हैं तो कैसे करते, और वो आप उससे एक इक्वेशन बना लीजिए कि 1 पैसेंजर किलोमीटर ऑफ मेट्रो इज इक्वल टू इतना बस, इतना ऐसे करके, और आप उसमें निकाल सकते हैं। सर मैं तो इमेजिन ही नहीं कर पा रहा हूँ कि 6 लाख लोग, 60 लाख लोग रोज। तो उससे क्या निकल के आया जी कि हमारा एक पैसेंजर जब 1 किलोमीटर मेट्रो में ट्रैवल करता तो 10 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड वो बचाता है। फाइनली ये एक्सेप्ट हुआ, और हमारी मॉडल शिफ्ट जो प्रोजेक्ट है, दिस हैज बीन एक्सेप्टेड बाय UNFCCC। तो ये दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट CDM प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड। सही, तो अनइमेजिन, मतलब मैं तो, मेरा दिमाग इस बात को समझ भी नहीं पा रहे कि 60 लाख लोग अगर रोज मेट्रो में नहीं चल रहे होते तो क्या हाल होता सर। फिर उसके बाद हमने फिर सोलर, जैसे ही गवर्नमेंट का सोलर पे आया, हमने रियलाइज किया कि हमारे स्टेशन की छत इतनी है, हमारे डिपो की छत इतनी है, हमने सब पे सोलर पैनल लगा दिए, और आज की डेट में हम लगभग 50 मेगावाट दिल्ली में सोलर से बना लेते हैं जी, रूफटॉप से। उसके अलावा
मध्य प्रदेश में एक अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट बन रहा था। वहाँ पे कोई पीपीपी मोड पे, प्राइवेट मोड पे बन रहा था। तो जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो सीरियस नहीं थे, क्योंकि उनको ये कोई गारंटीड परचेजर नहीं मिल रहा था जो उनकी बिजली वहाँ से खरीदे और उनको पैसा भी मिल जाए। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के जो बॉडीज हैं, डिस्कॉम्स, वो नोटोरियस हैं पेमेंट ना करने में। तो इसलिए डीएमआरसी ने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और उन पार्टी के साथ ट्राइपैर्टाइट एग्रीमेंट किया। और जब उनको लगा कि एक ही रिलायबल पार्टी है जो हमको पैसा देगी, तो वो सीरियस हो गए, वो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हुई। तो वहाँ से हम करीब 99 मेगावाट वहाँ से लाते हैं जी। तो करीब 40% सारा टोटल जो हमारा एनर्जी है वो सोलर से होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमने वाटर कंजर्वेशन की पॉलिसी, एनर्जी कंजर्वेशन की पॉलिसी बना के, क्योंकि जो चीज़ आप मेजर कर सकते हैं उसी में आप किफ़ायत भी कर सकते हैं। जी, बिल्कुल सही। जो आप मेजर ही नहीं कर सकते वो किफ़ायत ही नहीं होगी। तो ये प्रिंसिपल हमने फॉलो किया सस्टेनेबिलिटी में। वाह सर, ये तो सोचा ही नहीं था हमने कि हम जिस मेट्रो में चल रहे हैं हम कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, या मेट्रो में चल रहे हो, मेट्रो बना के आपने कितना कंट्रीब्यूट किया। सर मेट्रो, एक सवाल मेरे जहन में और आता है सर कि मेट्रो किस डेप्थ तक जा सकती है और किस ऊंचाई तक जा सकती है, इसका कोई क्राइटेरिया है और किस बेसिस पे चीज़ डिसाइड होती है? देखिए, ऐसा कोई ऊंचाई पर ले जाने का कोई वो नहीं है, कोई भाई ऊंचाई पर ले ही जाना है या नीचे अंडरग्राउंड ज़्यादा जाना है। ये है एक नेसेसिटी, एक ज़रूरत है जी। जैसे सपोज आपका कोई स्टेशन है जी, वहाँ पे आपको दूसरी लाइन लानी है जी, तो वो या तो उसके नीचे जाएगी या उसके ऊपर जाएगी जी। वो एक रिक्वायरमेंट है। करेक्ट। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, या कनॉट प्लेस, राजीव चौक जी, वहाँ पे 2 लेवल स्टेशन अंडरग्राउंड है जी, और एक तीसरी लाइन, एयरपोर्ट लाइन भी उसके नीचे से जा रही है। स्टेशन नहीं है लेकिन लाइन उसके नीचे से जा रही है। अच्छा, थर्ड लाइन भी उसके नीचे से जा रही है। अच्छा, तो मान लिया अगले 10 साल या 15 साल बाद कोई डिसाइड करे कि भाई एक लाइन और हम बना के राजीव चौक पे लाना चाह रहे हैं, तो वो कहाँ आएगी फिर? जी, उसके नीचे ही जाएगी। तो वो जो रिक्वायरमेंट होगी वो जाएंगे। डेप्थ का कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। बहुत, जैसे लंदन मेट्रो है, मॉस्को मेट्रो है, वहाँ 120 मीटर तक नीचे स्टेशन है जी। तो वो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है टेक्नोलॉजी वाइज। सर आज तक जो हुआ मेट्रो में वो हुआ, जो काम चला वो चला, कमाल का काम हमने किया, सब कुछ किया। फ्यूचर में हम लोग किस तरफ देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, क्या होने वाला है देश के अंदर मेट्रो को रिलेटेड जो चीज़ होने वाली है उसके बारे में कुछ बताइए सर। देखिए, जब हमने शुरुआत की थी दिल्ली में मेट्रो, तो एक चीज़ हम तब से ही मान के चले थे कि जो टेक्नोलॉजी हैं जितनी भी मेट्रो में हम लाएंगे, चाहे तो वो कोच हो, सिग्नलिंग हो, टेलीकॉम हो, ये सब में उस टाइम पे हमारे कंट्री में नहीं थी। तो ये सब हमको बाहर से ही लानी पड़ी। पर ये हमने उस टाइम पे रिजॉल्व किया था कि धीरे धीरे सब हम कंट्री में ही बनाएंगे, सबका इंडिजनाइजेशन कर लेंगे। तो जो पहला टेंडर था हमारा कोचेस का, उसमें हमने डाला था कि बाहर से सिर्फ 25% कोच ला सकता है, 75% उसको इंडिया में ही बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये भी एक भ्रम है। बहुत लोग सोचते हैं कि कोच जापान से आए हुए हैं, ऐसा नहीं है। दिल्ली मेट्रो के 90% कोच जो हैं इंडिया में ही बने। ठीक। तो वो कंडीशन डालने से क्या हुआ कि जिसने भी इंटरनेशनल पार्टी ने, चाहे तो एस्टॉम हो, बम्बार्डियर हो या हुंडई हो, जिसने भी कॉन्ट्रैक्ट जीता उसने फिर इंडिया में अपनी सेटअप तैयारी, फैक्टर लगाई और इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही हैं। और आज सिचुएशन इतनी कंफर्टेबल है कि जो हमारे यहाँ से कोच बन के एक्सपोर्ट हो रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के लिए कोचेज अब इंडिया में बन रहे हैं। तो एक ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये एक मेजर एरिया था जो इंडिजनाइजेशन का या डेवलपमेंट कंट्री के अंदर, और बहुत छोटे छोटे एरिया हैं। एक जो एरिया अभी बाकी है वो है सिग्नलिंग सिस्टम, सिग्नलिंग एंड कंट्रोल सिस्टम। जो हमारी ट्रेन्स हैं, ये हाई कैपेसिटी ये किस लिए अचीव कर पाते हैं? हाई कैपेसिटी इसीलिए कर पाते हैं कि ट्रेन एक के पीछे एक चलती है जी, और वो एक के पीछे एक चलने के लिए आपको बहुत हायर लेवल का कंट्रोल सिस्टम चाहिए जी, नहीं तो पता चला वो क्रैश हो गई जी। तो वो जो सिस्टम है वो बेसिकली सॉफ्टवेयर बेस्ड मेनली है जी, और वो प्रोप्राइटरी टाइप का आइटम है जी। वो आपने जिससे लेके लगा लिया एक बार, जैसे एक लाइन में सीमेंस का लगाया, एक लाइन में बम्बार्डियर का लगाया, अब आप वो उससे यू आर मैरिड, उसमें आप कुछ और नहीं कर सकते, जो करना ना उसी से करवाएंगे जी।
तो आप एक तरह से कहना चाहिए कि उसके तरह से बंद गए जी। और कई बार वो ब्लैकमेल करते हैं, आपको स्पेयर पार्ट्स लेंगे। ये एरिया एक ऐसा है ब्लैक बॉक्स टाइप का, आप उसको खोल के देख नहीं सकते। ऐसा नहीं कि आप सीमेंस से जो सिग्नल लगाया आपने वो किसी और से बुला के पूछे कि भाई इसका कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकते आप उसको, देखिए इसमें, वो नहीं कर सकते। हाँ। तो हमने इसमें इनिशिएटिव लिया, हमने गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट सैंक्शन कराई, डीएमआरसी का ये इनिशिएटिव था कि हम अपना सिग्नलिंग सिस्टम डेवलप करेंगे जो इंडियन होगा जी। उसको डेवलप करने में बड़ा ह्यूज इन्वॉल्वमेंट है, मतलब कम से कम भी नहीं तो सैकड़ों सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसमें लगेंगे। हमने आइडेंटिफाई किया, बेल एक ऑर्गेनाइजेशन है भारत इलेक्ट्रॉनिक, वो बड़ा अच्छा है इस फील्ड में, बहुत अच्छे हैं। तो उनके साथ ज्वाइन करके एक प्रोजेक्ट सैंक्शन कराई है सेंट्रल गवर्नमेंट से, 250 करोड़ की प्रोजेक्ट है वो जी। और उस पर काम 1.5 साल पहले चालू हो गया है जी। और उसका एक कंपोनेंट हमने ऑलरेडी बना के लाइन 1 में लगा दिया। अच्छा। जो फेस 1 की लाइन है जी, जो रेड लाइन है जो सबसे पहले बनी थी, उसका जो सिग्नलिंग सिस्टम है वो 20 साल पुराना करीब करीब हो गया अब जी। तो उसका एक कंपोनेंट हमने रिप्लेस कर दिया अपने इंडिजिनाइज सिस्टम से जी। लेकिन जो मेन कंपोनेंट है अभी जो ट्रेन का प्रोटेक्शन सिस्टम है वो भी बाकी है। उसको डेवलप करने में हमको करीब 2.5-3 साल और लगेंगे, बट वो ऑन है, उसकी बाकायदा सारी लेबोरेटरी, सारी टेस्टिंग वेस्टिंग हमारी शास्त्री पार्क में है, चलती है और सैकड़ों आदमी उसमें लगा हुआ है। किसी भी इंटरनेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरह वहाँ काम हो रहा है, किसी से भी आप जाके देख सकते हैं जी। ये जिस दिन हो जाएगा हम देश में सिग्नलिंग सिस्टम में सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, उसकी भी जरूरत हमारी खत्म, फिर हम किसी के ऊपर में डिपेंड नहीं होंगे जी। अभी तो ये हाल है कि अगर मैं अपनी एक लाइन को 4 किलोमीटर में आगे बढ़ाना चाहूँ तो मैं उसी के पास जाना पड़ेगा, मुझे उसी सिग्नलिंग कॉन्ट्रैक्टर के पास जाना पड़ेगा कि मुझे 4 किलोमीटर आगे जाना और वही कंपोनेंट देगा, वही सिस्टम देगा, मतलब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है, कोई भी चेंज हम उसमें नहीं कर सकते। वो जब हो जाएगा तो एक तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा फ्यूचर में अगले 3-4 साल में जी। और इन एनी केस जैसे जैसे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में हो रहे हैं, मटेरियल साइंस में हो रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली आपको मिलते जा रहे हैं, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ती जा रही है। जैसे मैंने बताया फेज 1 के मुकाबले फेज 4 के जो फेज 3 के जो कोचेज हैं 40% वो 40% लेस एनर्जी कंज्यूम करते हैं। तो ये एरिया बढ़ते जा रहे हैं। अब रही बात सिस्टम की, ये बात बिल्कुल सही है, बहुत डिबेटेबल है, बहुत जगह लोग बोलते भी हैं कि जो सेकंड कैटेगरी के जो सिटीज़ हैं वहाँ जो हैवी मेट्रो है वो वायबल नहीं है फाइनेंशियली, इतना ट्रैफिक नहीं है। तो जो सेकंड लेवल है लाइट मेट्रो हैं, कई जगह उनके लिए कंटेम्पलेट किया था, जिनकी कैपेसिटी जो है मेट्रो ही, जिनमें लेस कोच है, मान लिया 3 कोच की ट्रेन है जी, 2 मिनट की फ्रीक्वेंसी के बजाय वो 5 मिनट 6 मिनट पर चलेगी, उसकी कैपेसिटी कम है जी, स्टेशंस छोटे हैं जी, तो वो ऑप्शंस जो हैं बाकी सिटीज़ के लिए आने वाले हैं, आ रहे हैं जी। तो यही एरिया हैं जिसमें डेवलपमेंट होंगे। लाइट मेट्रो का भी कॉन्सेप्ट है, लाइट मेट्रो का कॉन्सेप्ट है। सर इतने पॉडकास्ट करते करते मैंने इंजीनियरिंग के बारे में कुछ समझा है, और देश के अंदर सर हम लोग, क्योंकि हम इंजीनियर तो है नहीं सर, देश के अंदर एक हवा चली हुई कि हर कोई इंजीनियर बन जाता है आजकल इंजीनियर कितने हो गए। लेकिन जब मैंने आपसे बात की, जब आपसे समझा, तो सर मुझे समझ में आया कि इंजीनियरिंग, मैं जीवन में इंजीनियर बनना नहीं चाहता था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं इंजीनियर बन ही नहीं पाता, क्योंकि इंजीनियरिंग अपने आप में इतना बड़ा काम है। जिस तरह जो आपकी सोच है, जो प्लानिंग है, जो काम आप लोग करते हैं, हर एक किसी का ध्यान रखते हुए, सर ये मतलब अगर कोई शब्द मुझे आता है तो वो अद्भुत ही आता है सर दिमाग में। अद्भुत से ऊंचा, इससे ऊपर कोई शब्द नहीं है। आपका करियर सर, मुझे लगता है कि इंडिया में एक ऐसा करियर है जो स्टडी किया जाना चाहिए, बिल्कुल पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि आई एम श्योर जब लोग पॉडकास्ट देखेंगे जो इंजीनियर्स है वो तो इंस्पायर होंगे, बाकी के लोग भी बहुत ही प्रेरित होंगे। सर कैसे मैं आपका शुक्रिया अदा करूं मुझे नहीं पता सर, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया जेके सुपर पॉडकास्ट में आने के लिए, और हमें सौभाग्य मिलता रहे आपसे आगे भी बात करने का। मैं आपका शुक्रिया करता हूं सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। ये जो टीम वर्क होता है ना जी सर, इसमें कोई एक आदमी नहीं कर पाता, सारे मिलके ही टीम से काम होता है जी सर। जो आदमी टॉप में होता है, जैसे आपने बोला एमडी या प्रोजेक्ट मैनेजर, उसका काम मैं पर्सनली इस तरीके से देखता हूँ
कि जैसे एक ऑर्केस्ट्रा में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक बात बजा रहे सर। होते हैं, हाँ, तो जो आदमी बैठा है उसका कान इतना सही तरीके से लगा होना चाहिए जी। जिसको पता लग जाए कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट आउट ऑफ ट्यून जा रहा है, ठीक बात वो सर। तुरंत पकड़ ले उसको, जी सर। करेक्टिव एक्शन ले ले। जी सर। यही बस टीम वर्क की सक्सेस का जी राज सर, है। बिल्कुल सही बात सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर जेके सुपर पॉडकास्ट में आने के लिए, बहुत कुछ जानने को मिला। फ्यूचर में आपके साथ और करने का मिलता रहे, इसी का सौभाग्य हम मांगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।